स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्लास 10 सीबीएसई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका गुलाम था, लोगों ने क्या क्या सहा और कैसे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉन ब्राइट and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ये 10 मई 1994 का दिन रहता है कि सुबह रहती है और काफ़ी चमकदार, काफ़ी भड़कदार होती है। हालांकि सभी दिन वैसा ही होता है, लेकिन इस दिन क्या होता है कि इन लोगों को आज़ादी मिली रहती है, जिसका शुभारंभ होने जा रहा होता है और जिसके गवाह लगभग 140 देशों के जनप्रतिनिधि, मुखिया, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे रहते हैं और चारों तरफ जो है सो इन लोगों से घिरे बीच में नेल्सन मंडेला रहते हैं। इनॉग्रेशन का मतलब होता है शुभारंभ। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार ऐसा हो रहा था जब इतनी बड़ी संख्या में तमाम देशों के जनप्रतिनिधि, तमाम देशों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग वहां मौजूद थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। तो प्रीटोरिया जगह है साउथ अफ्रीका में जहां पर एक एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर मतलब ओपन मंच होता है जहां पर खड़े होकर के भाषण वगैरह ये सब दिया जाता है। तो ये उस जगह की बात हो रही है जहां पर ये लोग गैदर होते हैं। फॉर डिकेड्स का मतलब होता है दशक, हर 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड्स कहा जाता है। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो जगह था दशकों से व्हाइट सुपरमेसी था, ये उनकी जगह थी, उनका चलता था, उनका शासन था, उनका कानून था। लेकिन ये बहुत सालों के बाद ऐसा क्षण आया है जो एक तरह से क्या है, रेनबो गैदरिंग है। रेनबो मतलब अलग अलग रंगों के लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर कोई अब भेदभाव नहीं था। मेन क्या था, अपार्थीड वहां पर चल रहा था। अपार्थीड में क्या होता है कि भेदभाव किया जाता है रंग के ऊपर, लेकिन आज का वो दिन था जहां पर कोई रंग भेदभाव ये सब नहीं था। और ये सारे लोग जो आए थे किस चीज के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी पहली बार साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही थी, नॉन रेशियल, जहां पर किसी प्रकार का किसी से कोई रंग भेदभाव नहीं था। और इन सभी के साक्षी बनने के लिए सारे लोग वहां पर मौजूद थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. अब उस ऑटम, ये डेट बताया जा रहा है 10 मई को। 10 मई को तो काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है ऑटम क्योंकि ये साउदर्न जो मतलब रीजन हो गया, तो उधर का क्लाइमेट, उधर का मौसम और हमारे तरफ का मौसम जस्ट अपोजिट होता है। तो जब हमारे यहाँ ठंडी होती है तो वहाँ गर्मी, और जब वहाँ गर्मी तो यहाँ ठंडी। तो ये किसके साथ थे, अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ थे। और सबसे पहले जो मतलब सोर्न का मतलब होता है शपथ लेना, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया, मिस्टर डी क्लर्क। देन थैबो मेबेकी वॉज सोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थैबो मेबेकी जो थे उन्होंने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people। जब इनकी बारी आई नेल्सन मंडेला की, तो इनको काफी मतलब खुशी महसूस हुई, काफ़ी ये मतलब अपने आप में एक एनर्जी फील कर रहे थे कि आज ये संविधान की शपथ लेने जा रहे हैं और डिवोट होने जा रहे हैं अपने आप को अपने कंट्री पीपल के लिए, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल।
टू द assembled गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब वहां पर उपस्थित तमाम अतिथियों को देखते हुए इन्होंने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud. Confer का मतलब होता है देना। तो ये कहते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं एक भरोसा देने के लिए, एक विश्वास देने के लिए, एक आज़ादी का, जहाँ के लोगों ने बहुत ही लंबे समय तक एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को अनुभव किया है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला है। और ये जो हमारा जो अब नए समाज का जन्म होगा, तो हम लोगों ने जो मेहनत किया है, जिस मेहनत से आज़ादी को पाई है, उस पर इन लोगों को प्राउड हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. मतलब होता है संबंध विच्छेद। क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका से बहुत सारे कंट्रीज ने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया था, लेकिन आज इनको ये मौका मिला है कि ये तमाम देशों के प्रतिनिधियों के सामने अपने देश के स्वतंत्रता को, अपने नए लोकतंत्र को सेलिब्रेट करें अपनी मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो ये तमाम आए हुए अतिथियों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार, जो हमारे इस पावन क्षण पर, हमारे इस जीत पर, जो जीत हमने जस्टिस पर पाया है, शांति के लिए पाया है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो पाया है, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We pleased ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Emancipation का मतलब होता है freedom from restriction. किसी भी चीज़ से जो आप वंचित किए जाते हैं, किसी भी चीज़ में आपको भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उससे जब छुटकारा आपको मिलता है तो उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, एटलीस्ट हम लोगों ने अचीव किया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब इन लोगों को राजनीति में भाग लेने की कोई इजाज़त नहीं थी इससे पहले। उसके अलावा इनके लोग भी पूरी तरह से फ्री नहीं थे। अब क्या हुआ है कि बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की रेखा थी, जो गरीबी की बाध्यता थी गरीब होने की, उनसे इनको छुटकारा मिला। डिप्राइवेशन मतलब किसी चीज़ से इनको वंचित रखा जा रहा था, बहुत सारी चीज़ों से इनसे छुटकारा मिली। सफरिंग, जेंडर मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था और भी दूसरे डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होते थे, इन तमाम चीज़ों से इनको क्या हुआ, छुटकारा मिला है। नेवर नेवर एंड नेवर again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और कभी ये मतलब जोर देकर के नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि कभी भी ये मिट्टी, ये साउथ अफ्रीकन मिट्टी अब से दोबारा कभी इस चीज़ को एक दूसरे के द्वारा कभी ये इस चीज़ का अनुभव नहीं करेगी, ना ही करवाएगी, जो इन दशकों से चलते आ रहा था। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और कभी भी ये आज़ादी का जो सूरज आज निकला है तो ये कभी न डूबे। Few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. अब कुछ ही क्षण बाद हम लोगों ने औ का मतलब होता है हैरानी। हैरानी से मतलब जो साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे, मतलब जो सेना के जो भी हवाई सेना के जो भी दल थे, वो अपने अपने कर्तव्य जो है सो दिखाने लगे। किसके ऊपर से? वही यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। अपना जो भी आप लोग भी देखते होंगे, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है सो हमारे यहाँ भी ये सब किया जाता है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ पर प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी। उसके बाद
स्पेक्टिकुलर का तो मतलब समझते हैं काफ़ी शानदार, काफ़ी इम्प्रेसिव। तो ये जो मतलब काफ़ी शानदार जो मतलब प्रदर्शनी की जा रही थी मिलिट्री के द्वारा, ये केवल दिखाने के लिए नहीं की जा रही थी, वहाँ पर डेकोरेशन के लिए नहीं की जा रही थी, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं की जा रही थी। ये एक तरह से उन लोगों का ये वादा हो रहा था उनके लॉयलिटी का अपने पीपल के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, जो डेमोक्रेसी जिसको फेयरली एंड फ्रीली इलेक्ट किया गया था। फेयरली एंड फ्रीली इलेक्ट किया गया था कहने का मतलब है कि किसी के दबाव में आकर के या किसी के प्रेशर में आकर के ये लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा रही थी, लोगों के द्वारा ही इस लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. अब वहाँ पर जो काफ़ी हाई रैंक्ड जो डिफेंस के जो मतलब ऑफिसर्स जो थे, जिनके मतलब सीने पर तमाम रिबन और मेडल्स लगे हुए थे, ये आज उनको सैल्यूट कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को अपनी लॉयलिटी को प्रूफ कर रहे थे, बता रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। हालांकि नेल्सन मंडेला इस चीज को भूले नहीं थे, बहुत साल पहले की भी बात नहीं है कि ये लोग इनको सैल्यूट करने के बजाय इनको अरेस्ट किए थे। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और कुछ ही क्षणों बाद जो जेट्स जो थे वो अलग अलग रंगों के स्मोक को छोड़ने लगे। ये सारे रंग जो हैं साउथ अफ्रीका के फ्लैग में आपको मिल जाएंगे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Siklel I Africa and blacks singing Die Steen। अब वहाँ पर जो हो रहा था, दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, एक ब्लैक के और एक वाइट्स के। द ओल्ड एंथम of the Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। डिस्पाइज का मतलब होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब किसी चीज के बारे में आपको कम अनुभव होना, कम जानकारी होना। हालांकि ये जो मतलब नेशनल एंथम गाया जा रहा था, इसका मीनिंग, इसका लिरिक्स लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मंडेला का ऐसा मानना था कि कुछ ही दिनों बाद ये बाकी जो लोग हैं इसको बाय हार्ट ये फील करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। अब ये अब बता रहे हैं कि मतलब ये बात 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात हो रही है कि जब क्या हुआ था, एंग्लो बोर वॉर हुआ था, उस समय जो है सो इनके जंग से पहले ही, और वाइट स्किन पीपल जो थे ये साउथ अफ्रीकन मिट्टी पर आकर के, इन्हीं लोगों के घर में आकर के इन्हीं पर नया कानून थोपते हैं, अपने ढंग से जो है सो रूल करते हैं और अपने नियम कानून सेट करते हैं और इन लोगों को गुलाम बना देते हैं। The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world had ever known। और इन लोगों ने जो स्ट्रक्चर, सेट ऑफ रूल्स जो सेट किया था वो काफ़ी हार्श था, काफ़ी इनह्यूमन था, मतलब अमानवीय था, जो किसी के लिए भी मतलब असहाय हो सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड मतलब 1990 से 2000 की बात हो रही है, ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो अब समय के साथ क्या हुआ है कि उनका जो भी नियम कानून था वो बदल चुका है। अब यहाँ पर फ्रीडम है, लिबर्टी है, और लोगों के साथ जो है सो उनके कलर के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
That day come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो इनका मानना है कि ये जो आज पावन क्षण हम लोग के बीच में आज के सामने आया है, आज जो ये दिन हम लोग देख रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे अपने जान गंवा दिए, अपना सेक्रीफाइस कर दिया, जिनके करेज को, जिनके मतलब डेडिकेशन को रीपेड नहीं किया जा सकता, ना ही गिना जा सकता है. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriots का मतलब होता है देशभक्त. तो ये याद करते हुए बोल रहे हैं कि जो मतलब अगर बात की जाए उन देशभक्तों को जो आज हमारे बीच में नहीं है और अपने प्राण निछावर कर दिए, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब होता है achieved. तो ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताते हुए दर्द हो रहा है, ये सोचते हुए समझते हुए दर्द हो रहा है कि आज जो लोग जिनके सेक्रीफाइस की वजह से आज हम लोग लिबर्टी को प्राप्त किए हैं, फ्रीडम को प्राप्त किए हैं, नए डेमोक्रेसी को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, इस क्षण में वो भाग लेने के लिए हम लोगों के बीच में नहीं है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid जो सिस्टम जो था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, टॉर्चर किया जाता था, ये जो है एक गहरा घाव इनके कंट्री के लोगों के दिलों में छोड़ करके चला गया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound का मतलब होता है काफ़ी डीप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग. तो इनका मानना ये है कि हमारे आने वाले कई जनरेशन जो हैं सो इस घाव से नहीं उबर पाएंगे, क्योंकि बहुत सहा इन लोगों ने, बहुत झेला है. बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tamboos, the Walter Sizzlers, the Chief Lutless, the Yusuf Dadus, the Bam Fischers, the Robert Subokivs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. तो इनका कहना यह है, generosity, that their like may never be known again. तो इनका कहना ये है कि जब भी आप पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सताया जाता है, तब जा कर के ऐसे कैरेक्टर्स जन्म लेते हैं, तैयार होते हैं हम लोगों के बीच में. जैसा कि अभी मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, उनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि इन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, तब जा कर के ऐसे क्रांतिकारी जो है सो हमारे बीच जन्म लिए, और शायद ऐसे फिर जन्म न लेंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. वही बात, जब मतलब इनका कहना है कि ऐसे कैरेक्टर्स को पैदा लेने के लिए, तैयार होने के लिए उन पर उस तरह का डेप्थ ऑफ ऑपरेशन होता है, उन पर टॉर्चर होता है, उनको सताया जाता है, तब जा कर के ऐसे कैरेक्टर्स हमारे बीच आते हैं. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जाना जाता है मिनरल्स के लिए, डायमंड्स के लिए. हम लोग भी जानते हैं कि डायमंड्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका ये मानना है कि इनके लिए असली डायमंड इनके कंट्री के लोग हैं, ना कि वो diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. ये बता रहे हैं कि जब ये क्रांतिकारी बने थे तो इनके कॉमरेड्स, जो इनके दल के जो साथी लोग थे, तो इन लोगों को देख करके उन्होंने नेल्सन मंडेला ने करेज का मीनिंग सीखा, करेज को जाना, और इन्होंने देखा कि एक मैन है या वुमेन है, एक आइडिया के लिए, एक मतलब स्टेप आगे बढ़ने के लिए अपने जान तक दांव पर लगा देते थे और मर भी जाते थे. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट
breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का मतलब होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects, यानी किसी भी प्रकार के आप कष्टों को झेल करके आप तने रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो इन्होंने देखा कि मैन जो है वो खड़े हैं, मतलब अटैक्स को सह रहे हैं, टॉर्चर को सह रहे हैं, बिना टूटे, बिना मतलब अपने आप को मतलब नीचे गिरे हुए मतलब मुस्कुरा रहे हैं। तो ये करेज है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। तो इन्होंने जाना कि ऐसा नहीं था कि डर नहीं था, डर था, डर लगता था, लेकिन ये डर के ऊपर जीत था। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. इनका मानना ये है कि ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो नहीं डरता है, ब्रेव मैन वो होता है जो उस पर जीत हासिल करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई कहे सांड से नहीं डरता, जा करके लड़ जाएगा, तो ये उसको मतलब हिम्मत वाला, जिगर वाला नहीं कहेंगे, वो उसको मूर्ख कहा जाएगा। लेकिन हाँ, उससे बच करके कैसे आगे निकल जाना है, वो होता है करेज। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। इनका कहना है कि कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो जन्म लेते ही हेट करना सीख जाता है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, और किसी के भी बैकग्राउंड में या किसी के भी धर्म में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव comes more naturally to the human heart than its opposite. मंडेला जी का कहना है कि अगर हम किसी से नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो उससे भी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल होता है, नेचुरली आ जाता है हम लोगों में। इवन इन द ग्रीमिएस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me to keep me going. मतलब काफ़ी जब इनको और इनके दोस्तों को जब टॉर्चर किया जाता था जेल में, काफ़ी कोड़े बरसाए जाते थे, तो लगभग अंदर से ये टूटने लगते थे। लेकिन तभी किसी भी कांस्टेबल के चेहरे पर थोड़ी सी ह्यूमिनिटी अगर देखने को मिल जाती थी, कुछ सेकंड्स के लिए भी, बस फिर से ये एनर्जेटिक हो जाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो हमें टॉर्चर कर रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ह्यूमिनिटी है, लेकिन उसको वो दबाए हुए है, छिपाए हुए है, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा की बात की जा रही है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इनका कहना है कि मैन का जो गुडनेस होता है, आदमी की जो अच्छाई होती है, उसको छिपाया जा सकता है, लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। In life, every man has twin obligations, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो नेल्सन मंडेला का कहना है कि हर एक आदमी के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ, उसके बच्चे, और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, उसके लोग, मतलब आसपास के लोग, कम्युनिटी के, और उसके बाद उसके कंट्री के लोग। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर एंड एबिलिटीज। तो हर एक आदमी सक्षम होता है अपने व्यवहार से ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन इनका मानना है कि मेरे जैसे देश में और मेरे जैसे रंग वाले व्यक्ति को अगर ये दोनों में से किसी भी इंक्लिनेशन ऑब्लिगेशन को अगर फुलफिल करना है तो ये इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर इनके कलर का इनके कंट्री में अगर इस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसको पनिश किया जाता था, उसको आइसोलेटेड यानी जेल में रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was
inevitably ripped from his family and his home and was forced to live like apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. मतलब अगर इनके कम्युनिटी से, इनके कंट्री से, इनके स्टेट से अगर कोई भी आदमी अपने फैमिली के लिए अगर मनचाहा मतलब काम करना चाहे या अपने कैरियर के लिए या अपने लोगों के लिए, तो उसको रिबेलियन घोषित किया जाता था. रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as father and a husband. तो शुरुआती दिनों में ये लोगों का उतना ध्यान नहीं था इनको, क्योंकि इनको पहले फैमिली समझ में आ रहा था कि फैमिली जो है मेरा पूरी तरह से फ्री नहीं है, मैं भी फ्री नहीं हूँ फैमिली को फुलफिल करने में. फैमिली के एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, ये अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. हालांकि जन्म से इनको आज़ादी और गुलामी का कोई ज्ञान नहीं था. ये फ्री जन्म लिए थे और अपने छोटे बचपन में फ्री ही थे. इनको कुछ समझ में नहीं था, ये था कि हमारा कंट्री गुलाम है या हमारे पास ये दिक्कत है या ये समस्याएं हैं. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. जैसे बच्चों का बचपन गुजरता है वैसे इनका भी बचपन गुजर रहा था. आसपास ये दौड़ते थे, खेतों में, नदियों में नहाते थे, जानवरों के साथ घूमते फिरते थे, अनाज को रोस्ट करके खाते थे, जानवरों की पीठ पर बैठ कर घूमते थे. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. पिताजी की बात भी मानते थे, अपने जो ट्राइब, इनका जो ट्राइब था उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको मानने में इनको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. लेकिन जैसे ही इनका boyhood खत्म होता है, जैसे ही ये एडल्ट होते हैं, तो इनको ये फील होता है कि ये जो मेरा फ्रीडम जो था वो क्या था, इल्यूजन था, ये भ्रम था. इनको पता ये चल जाता है कि इनका फ्रीडम जो है वो छीना जा चुका है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. और तब से इनको तभी से इनको फ्रीडम की भूख लग जाती है. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. तो शुरुआती में मतलब एज ए स्टूडेंट ये फ्रीडम केवल ये अपने के लिए चाहते थे, जो कि ट्रांजिटोरी फ्रीडम था. ट्रांजिटोरी मतलब नॉट परमानेंट, क्षण भंगुर जिसको कहते हैं. What I pleased and go where I choose, मतलब जहाँ पर इनको जाना था पढ़ाई करने, वहाँ ये नहीं जा सकते थे. जो पढ़ना चाहते वो पढ़ नहीं सकते थे. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जो बेसिक फ्रीडम जो होना चाहिए वो भी इनको प्राप्त नहीं था. इनको मतलब किसी भी प्रकार की जिम्मेवारियों को निभाने में ये सक्षम नहीं थे. बट विद देन I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो धीरे धीरे जैसे मतलब आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो ये महसूस करते हैं कि केवल इन्हीं को मतलब इनकी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, इनके जो भाई, इनके बहन, मतलब इनके लोग, इनके कंट्री के पीपल, ये भी फ्री नहीं है. आई शॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed मतलब रिड्यूस्ड, कम हो जाना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड.
तो केवल इन्हीं की आज़ादी कम नहीं कर दी गई थी, इन्हीं से आज़ादी छीन नहीं ली गई थी, बाकी इनके कंट्री के जितने भी लोग हैं सबकी आज़ादी छीन चुकी थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो जैसे जैसे इनको अनुभव होते गया कि बाप रे बाप, केवल मैं ही मतलब गुलाम नहीं हूँ, मेरा पूरा कंट्री ही गुलाम है, तब जाकर के इन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब जब ज्वाइन किया, इसके बाद इनका भूख जो था आज़ादी का अपने लोगों के लिए और बढ़ता चला गया। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब यही डिजायर जो था, फ्रीडम का डिजायर जो था, जो इन्होंने मतलब ठान लिया था कि मैं और मेरे कंट्री के पीपल रेस्पेक्टेड लाइफ अब से जीवन जिएंगे, चाहे इसके लिए मुझे बदलना पड़े, कुछ भी होना पड़े, मैं करूँगा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इसके कारण ये जो डरे हुए आदमी थे ये बोल्ड बन गए। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि कानून को, नियम को भली भांति मानते थे, अब वो क्रिमिनल बन चुके थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जो अपने परिवार को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, चाहते थे, अब वो घर का त्याग कर चुके थे। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइफ लाइक अ मॉन्क, जिसको अपने जीवन से, अपने रहन सहन से, अपने परिवेश से प्यार था, वो अब मॉन्क की तरह यानी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं था, जो वहाँ पर बाकी लोग थे उनसे ज़्यादा मैं नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये पुअर और लिमिटेड फ्रीडम नहीं जी सकता था और ना ही अपने कंट्री पीपल के लोगों की स्थिति वैसा देख सकता था, क्योंकि ये जान रहे थे कि मेरा जो देश है वो पूरी तरह से गुलाम है और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी नहीं पा रहा है। Freedom is indivisible. The chains of any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. कहने का मतलब है कि अगर मेरे कंट्री का कोई भी पीपल अगर गुलाम है तो बाकी सभी लोग गुलाम हैं, और यहाँ तक कि मैं भी गुलाम हूँ। कोई भी इसे छूता नहीं। अगर आज़ादी है तो सभी को है, नहीं तो किसी को नहीं है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली द ऑपरेस्ड। अब ऑपरेसर कौन है, ऑपरेस्ड कौन है? ऑपरेसर जो वो टॉर्चर कर रहा है और जो टॉर्चर सह रहा है वो ऑपरेस्ड है। तो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो ऑपरेसर है वो भी लिबरेट नहीं है, वो भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। इनका कहना है प्रिजुडाइस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। जब भी कोई व्यक्ति किसी बिना बेवजह किसी से हेट कर रहा है, ट्रेट है, उसको टॉर्चर कर रहा है, उसको यातना दे रहा है, तो वो भी अपने नैरो माइंडेड से क्या हुआ है, का गुलाम है, घिरा हुआ है। वो भी फ्री नहीं है, वो भी लिबरेट नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। इनका कहना है कि मैं भी पूरी तरह से आज़ाद तब तक नहीं हूँ जब तक कि मैंने किसी का फ्रीडम छीन रखा है। अगर मैंने किसी को गुलाम बना रखा है तो मैं भी गुलाम हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अगर बात करें जो यातना सह रहा है और जो यातना कर रहा है, दोनों की आज़ादी छीनी हुई होती है। बस दिखता है कि जो यातना दे रहा है वो आज़ाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि और नए वीडियो मैं इसी तरह से बना करके आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।